Class 6th History Chapter 8. After the death of Ashoka, history of Kalinga is unknown or not very clear. जो अशोका थे उनकी डेथ के बाद कलिंग की जो हिस्ट्री थी, मतलब कलिंग में क्या क्या हुआ। कलिंग एक जगह का नाम है, कोस्टल ओडिशा की साइड पे। इसकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर नहीं है। अशोका की डेथ के बाद एक न्यू डायनेस्टी जिसको हम चेती या चेदी, मतलब यहाँ पे टी बोलते थे, वो एग्जिस्टेंस में आई, जिसके द्वारा हमें पता चलता है एक ही सोर्स से, जो कि है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन मौर्यन एम्पायर के लेटर रूलर्स जो थे वो बहुत वीक थे और वो एम्पायर को अच्छे से कंट्रोल नहीं करवा रहे थे। इसलिए ये मौर्यास के डाउनफॉल की ओर ले गया, क्योंकि जब रूलर ही पावरफुल नहीं होंगे तो एम्पायर तो ख़त्म ही हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। बृहद्रथ मौर्य मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था, ये लिखा है। बृहद्रथ मौर्य की आर्मी में एक कमांडर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ मौर्य को मार दिया और शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी, जिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। मौर्यास का यहाँ से डिक्लाइन हो गया और नेटिव रूलर्स ने जन्म लिया। नेटिव रूलर्स वो होते हैं, जैसे हमारे भारत का एक रूलर हो गया पूरे का, तो वो एक हो जाएगा राजा। लेकिन अगर भारत में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा हैं तो उनको हम बोलेंगे नेटिव रूलर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मतलब मॉडर्न पीरियड के ख़त्म होने के बाद आया पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो इसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तीन रूलर्स थे। मतलब एक तो थे नेटिव रूलर्स, मतलब हमारे देश के, फॉरेन रूलर्स मतलब हमारे देश के बाहर के, और साउथ इंडिया में भी रूलर्स थे। तो सबसे पहले नेटिव रूलर्स कौन कौन थे? शुंगा, कान्वा, सतवाहानास और थे गौतमी पुत्री सी सतकर्णी, ठीक है। ये नेटिव रूलर्स थे। तो ये गौतमीपुरी श्री सतकर्णी को हम लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ भी कहते थे। दक्षिण मतलब दक्षिण तो हो जाता है साउथ की ओर, मतलब लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहते थे, क्योंकि साउथ के बहुत बड़े रूलर था ये, ठीक है, गौतमीपुरी श्री सतकर्णी। उसके बाद फॉरेन रूलर में आ जाते हैं इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशांस का जो कैपिटल वो तक्षशिला या मथुरा में था, ठीक है। और इसकी एक डेट होती है, कुशांस को हम कनिष्क भी बोलते हैं, तो इनकी डेट होती है, मतलब कहीं पे भी अगर आपको कुशांस से रिलेटेड डेट पूछ लिया है तो 78 AD आप लिख के आ सकते हो। उसके बाद साउथ इंडिया रूलर्स, चोलास, चेरास, पांड्यास, इन्होंने रूल किया 2200 साल से 1800 साल पहले तक। उसके बाद पल्लवास एंड चालुक्यास 1500 ईयर्स को पहले थे। अब नेक्स्ट में There were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a big role. जैसे ही अशोका की डेथ हुई और मौर्यन एम्पायर भी ख़त्म हो गया और शुंगा डायनेस्टी ऐसे चालू हुई, तो उसके बाद सोसाइटी में अलग अलग चेंजेस भी हो रहे थे। चेंजेस जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ और जो टाउन्स थे वो बड़े हो रहे थे, मतलब एरिया बढ़ रहा था, है ना। और मेड श्राइन्स और टेम्पल्स भी बन रहे थे और ट्रेडिंग भी इंक्रीज़ हुई थी। ट्रेडिंग का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया था, ट्रेड बड़े लेवल पे होने लगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे विलेजेस, तो मोर एम्फसाइज हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। विलेजेस के अंदर तो खेती ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ के राजाओं ने विलेजेस में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके लिए आयरन टूल्स जैसे कुल्हाड़ी, हल, इन्होंने इनकी मदद ली, क्योंकि इनसे ही तो खेती होगी ना। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैड इम्प्रूव। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब खेतों में पानी देने की जो फैसिलिटीज़ वो भी इम्प्रूव्ड हो गई, वरना पहले देखो नदियों से हमें लाना पड़ता था पानी भर भर के, लेकिन अब क्या हो गया, वेल्स, कुएँ बन गए, टैंक्स बन गए, कैनाल्स और आर्टिफिशियल लेक्स भी बन गई। कैनाल्स तो पता नहीं, आर्टिफिशियल लेक्स मतलब अलग जगह पे गड्ढे खोद दिए, उसमें पानी भर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि विलेजेस में कौन कौन रहते थे। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ में रहते थे हेडमैन, जिसको ग्राम भोजक भी कहते थे। जो गांव का जो हेडमैन होता है ना, उसको हम कहते थे ग्राम भोजक। एक मिनट से थोड़ा, ठीक है, ग्राम भोजक। वो ही वॉज लार्जेस्ट लैंड ओनर, वो उसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। ही वॉज यूज्ड बाय किंग्स एज टैक्स कलेक्टर, एज जज, एज पुलिसमैन। वो राजाओं के द्वारा टैक्स कलेक्टर और जज के रूप में भी यूज़ किया जाता था। और जो हेडमैन थे, जो ग्राम भोजक थे, वो स्लेव्स और वर्कर्स को हायर करते थे कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़मीन थी। अब वो पूरी ज़मीन पे खुद तो नहीं उगा लेंगे ना, तो उनको किसी के स्लेव्स या वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको वो हायर करते थे। एक तो हो गया हेडमैन। नाउ नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्थ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट मतलब
सब कॉन्टिनेंट होता है कंट्री, ठीक है। और उसके बाद फार्मर्स को कहते हैं हम गृहपति, फार्मर्स थे जिसको कहते हैं गृहपति। लैंडलेस लेबर मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ग्राम भोजक लेबर को हायर करता था, तो कोई भी तो उसके यहाँ नहीं चला जाएगा ना, जिसके पास ज़मीन नहीं होगी तो वही तो काम करने जाएगा, जिसके पास ज़मीन नहीं होती वो दूसरों की ज़मीन पे काम करता था। तो लैंडलेस लेबर वो थे जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे अपने रोजी रोटी के लिए, तो लैंडलेस लेबर को हम कहते हैं दशा कर्मकारा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का। अब साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन रहते थे, मतलब देखो रहते तो थे, बस यहाँ पे नाम लिखा है कि नॉर्थ पार्ट, जो इंडिया के नॉर्थ में जो लोग रहते थे उनका नाम अलग था। जैसे जो लार्जेस्ट लैंड ओनर था उसको हम ग्राम भोजक कहते थे, लेकिन साउथ में लार्जेस्ट लैंड ओनर को हम कहते थे वेलालार। ऑर्डिनरी प्लफमैन जो होते थे मतलब जो हल वगैरह चलाते थे उनको कहते हैं हम उजावर। और लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स, इनको नॉर्थ में कहते थे हम दशा कर्म करा, और साउथ में कहते थे कदैसियार या फिर अधिमई कहते। और यहाँ क्राफ्ट पर्सन भी थे साउथ में, जिनको कौन से क्राफ्ट पर्सन आ जाते थे उसमें, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, वीवर, ठीक है, ये सब क्राफ्ट पर्सन थे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे सिटीज़। वहाँ की सिटीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है, मतलब हमें कैसे पता चलता है उन सिटीज़ के बारे में, तो हमें स्टोरीज, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी, ट्रेवलर, इन सब के द्वारा पता चलता है। तो स्टोरीज़ में आ जाती हैं एक जाटका स्टोरीज जो ऑर्डिनरी मैन के द्वारा कंपोज की गई थी। तो जब वो लिखी गई थी, तो जैसे ही वो लिख गई थी तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा उनको प्रिजर्व कर दिया गया था। और नेक्स्ट है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब डिज़ाइंस होती हैं। डिज़ाइन किसके ऊपर, रेलिंग के, पिलर्स या गेटवे के ऊपर डिज़ाइंस बनी होती थी जो लोगों के लाइफ को रिफ्लेक्ट करती थी। आपने कई जगह पे देखा होगा, ज़्यादातर आपने साउथ में देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर डिज़ाइंस बनी रहती हैं, तो वही लोगों के लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद आ जाती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था क्या होता है। तो आर्कियोलॉजी में हमें रिंग वेल्स मिली है। रिंग वेल्स आपके NCERT में फ़ोटो दे रखा हुआ, आप देख लेना। और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट हमें किसी पैलेस का या किसी महल का या किसी मार्केट प्लेस का हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो होते थे या नहीं। हमें पंच्ड मार्क कॉइन्स मिले आर्कियोलॉजी के द्वारा, रिंग वेल्स मिले, ठीक है। और ट्रैवलर में मतलब जो लोग ट्रैवल करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, वो मतलब वही ट्रैवलर हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता था, जिसमें एक ट्रैवलर आ जाता है डिटेल्ड अकाउंट पोर्ट्स, मतलब एक ट्रैवलर ने हमें बताया था पोर्ट्स के बारे में, जिसमें एक मेन पोर्ट आता है भारूच, ठीक है। तो हमें सिटीज़ के बारे में ऐसे ऐसे पता चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया क्राफ्ट में, मतलब क्राफ्ट उस टाइम कैसा था। तो क्राफ्ट में पोइट्री आ गई और टेक्सटाइल्स आ गई। तो पोइट्री में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मैंने आपको बहुत सारे वेयर पढ़ा दिए हैं, तो जितने भी वेयर मैंने पढ़ाए हैं 3-4 वो इकट्ठे करके एक जगह पे लिख लो, और उसके आगे ये भी लिख लेना चाहिए कि ये वेयर ये इस जगह पे यूज़ होता है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, बेचने के लिए। और टेक्सटाइल्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स आ जाती है जो मदुरई में होते थे, ठीक है। तो ये हो गया क्राफ्ट। अब हम एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मथुरा सिटी है ना, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो सिटी विद मैनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के साथ एक सिटी थी मथुरा। तो एक तो उसके बारे में सबसे बेहतरीन बात है उसकी लोकेशन, उसकी स्ट्रेटेजी लोकेशन, जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के इंटरसेक्शन पे लाई करता है। मतलब एक रास्ता होता है जो कि नॉर्थ को जाता है, साउथ को जाता है और ईस्ट वेस्ट को भी जाता है, वहीं पे ये मथुरा लाई करता है। हेयर यू विल फाइंड मैनी श्राइन्स एंड फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी किलाबंदी और श्राइन्स भी मिलेंगी। श्राइन्स होती है, श्राइन्स मतलब आप टेम्पल मान लो, फोर्टिफिकेशन तो आपको पता ही है, मैं पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ, किलाबंदी। और वहाँ पे फाइन स्कल्पचर्स भी मिलते थे। स्कल्पचर्स मतलब जिन पे डिज़ाइन होती है, ठीक है ना। सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस, जो मथुरा था वो मैंने आपको अभी बताया था पिछले पेज पे या उससे पहले कि कुशांस सेकंड कैपिटल थे। कुशान मैंने मतलब जब आपको वो बताया था ना फॉरेन रूलर्स, तब मैंने आपको दिखाया था कि कुशान में सेकंड रूलर, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कुशांस का सेकंड कैपिटल था मथुरा। और मथुरा एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए। और मथुरा वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण के लिए भी जाने जाते हैं, आपको पता ही है। वहाँ पे प्रेम मंदिर है, राधा कुंड है। हेयर मैनी इंस्क्रिप्शन फाउंड दैट टेल रिकॉर्डिंग ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय मैन, यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे मिलते हैं जो कि जो लोग मोनास्ट्रीज में गिफ्ट तोहफे दान करते थे उनके बारे में वो बताते हैं, ये इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कि क्या क्या गिफ्ट देते थे, कैसे देते थे, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन में आ जाते हैं ब्लैक स्मिथ, वीवर, पॉटर और कारपेंटर। तो क्राफ्ट पर्सन जो थे वो अपनी एक श्रेणी बनाते थे, मतलब एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाते थे और वो फंक्शन परफॉर्म करवाते थे। उनका एक ग्रुप बन गया, अब वो ग्रुप के हर इंसान को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको सिखाएंगे कि रॉ मटेरियल से हम कैसे कुछ
काम कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल से बढ़िया बढ़िया सामान बनाते थे। और जो जैसे वो एक बढ़िया पूरा मटेरियल बन गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, मतलब बेच देते थे ऐसे। और इनकी अलग बैंक्स होती थी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्राफ्ट पर्सन ने अपनी खुद की बैंक्स बना रखी थी। अब अ क्लोजर लुक एट अरिकामेडू। अरिकामेडू एक जगह है पुडुचेरी के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो अरिकामेडू के अंदर कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब कोस्टल ऐसी जगह होती है जो पानी के पास होती है, ठीक है। वहाँ पे शिप अनलोड की जाती थी। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर मैसिव ब्रिक से मिले हैं, जैसे वेयर हाउस। वहाँ की पोइट्री भी है, मेडिटेरियन रीजन की है, मतलब मेडिटेरियन सी के पास जो जगह होती है ना, वहाँ पे भेजी जाती थी यहाँ से बना के। कौन सी पोइट्री थी? एम्फोरे और एरेंटी मतलब स्लैम्प्ड रेड ग्लेस पोइट्री, मतलब एक चमकता हुआ लाल पॉट होता था, ठीक है। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स भी थे क्राफ्ट में। और स्मॉल टैंक यहाँ पे थे जिस क्लोथ को डाई करने के लिए यूज़ किए जाते थे वो। अब आए ना ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड क्या अच्छा माहौल चल रहा था, ट्रेड का क्या माहौल चल रहा था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों दे रखे हैं। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पिछले पेज पे ही था कि क्राफ्ट्स में आया था। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ट्रेड, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की खरीदा बेची हुआ करती थी नॉर्थ में, क्योंकि यही ज़्यादा बनते थे। ट्रेडर्स के द्वारा बेचे जाते थे अलग एरियाज़ में। और साउथ इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस मतलब मसालों का ज़्यादा व्यापार था। प्रीशियस स्टोन्स और स्पेशली तो पेपर तो रोमन के अंदर ब्लैक गोल्ड बोली जाती थी। और रोमन जो लोग थे वो इसको गोल्ड कॉइन्स के बदले में खरीदते थे, मतलब जब पेपर की बहुत वैल्यू थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोने के सिक्कों के बदले में पेपर को खरीदा जाता था। और साउथ वेस्ट में मानसून के सीजन में सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेड होती थी। अब हम आ गए न्यू किंगडम्स पे। तो यहाँ पे है चेरास, चोलास, पांड्यास। मैंने आपको बताया था 2200 ईयर्स अगो से लेके 1800 ईयर्स अगो तक इन्होंने रूल किया था। तो चेरास, चोलास एंड पांड्यास का जो रूल चल रहा था, इनका जो एम्पायर था, उस एज को बोला है संगम एज, ठीक है। यहाँ पे संगम एज। तो इन तीनों के जो चीफ्स और किंग्स थे, इन चोलास, चेरा, पांड्यास के जो चीफ्स थे और किंग्स थे, इन तीनों फैमिलीज़ के, उनको बोला गया है मूवेंदर, ठीक है। और ये सब चीफ और किंग्स बहुत पावरफुल थे। तो तीनों फैमिलीज़ की दो कैपिटल थी, एक तो इनलैंड अंदर की साइड और एक ऑन कोस्ट बॉर्डर पे, ठीक है, बाहर की साइड। तो टोटल कितनी हो गई? हर 3 फैमिली थी, हर के 2 कैपिटल, टोटल कैपिटल होगी 6 कैपिटल, मतलब 6 सिटीज़। तो नीचे करना पड़ेगा। तो 6 सिटीज़ में से 2 ही सिटी इंपॉर्टेंट बनी। एक तो है पुहार कावेरीपट्टिनम के अंदर, जो कि चोलास की कैपिटल है, और एक है मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल है। तो अब हम पढ़ेंगे चीफ्स, मतलब वहाँ के जो इन तीनों फैमिलीज़ के जो चीफ्स थे उनके बारे में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो चीफ के पास जो भी वेल्थ आती थी ना टैक्स के द्वारा और कहीं से भी आती थी, तो वो कुछ को रख लेते थे, कुछ जनता में बांट देते थे। और रेगुलर टैक्स वो कलेक्ट नहीं करते थे, उनको गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिलते थे, क्योंकि जनता उनसे खुश थी भाई, क्योंकि ज़्यादा टैक्स नहीं लेते थे वो। तो यहाँ पे लिखा है कि संगम पोएम्स जो हैं, संगम पोएम्स हैं जो संगम एज के बारे में बताती हैं। तो उनमें इन चीफ्स की बड़ी तारीफ है, प्रेज द चीफ, मतलब चीफ्स की बड़ी तारीफ है, ठीक है। इन चीफ ने मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी किया था। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं चीफ के बारे में। तो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।